वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेसन 1 में हमने सी प्लस प्लस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट लिया था। लेसन 2 में हम इस बात को कवर करेंगे कि एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और चूँकि सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम में हमें मेन फंक्शन मिलता है तो फंक्शन का एक स्नीक प्रीव्यू लेंगे और इनपुट और आउटपुट कैसे की जाती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वही प्रोग्राम जो हमने एज एग्ज़ाम्पल पहले लेसन के अंदर कवर किया था, हेलो वर्ल्ड, उसको अगर हम थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो हमें सबसे पहले उसके अंदर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम की लाइन नज़र आती थी। ये बेसिकली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है दैट इंक्लूड्स दी हेडर आयो स्ट्रीम। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी बात उसके अंदर थी कि इंट मेन हमने लिखा हुआ था, जहाँ से हम कहते हैं कि सी प्लस प्लस का हर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, द फंक्शन ब्लॉक मेन। और फिर एक आउटपुट स्टेटमेंट थी जो उसके स्क्रीन पर लिखने के लिए हमने इस्तेमाल की थी हेलो वर्ल्ड, और फिर आखिर में हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम को, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0 कहते हुए हम उसको रिटर्न कर रहे थे। अब इन चीज़ों को वन बाय वन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिटेल में। यहाँ लाइन 1, लाइन 4, लाइन 7 और लाइन 10 में जो आपको ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, डबल स्लैश या स्लैश स्टार के साथ, और फिर एंड में भी स्टार स्लैश इन रिवर्स ऑर्डर, दीज आर द कमेंट्स विच आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, विच इज़ दिस हैश इंक्लूड। दिस रन्स बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट्स। तो जब हम कंपाइल करने के लिए एक कमांड देते हैं तो जब हमें यहाँ हैश इंक्लूड नज़र आता है और आगे फाइल नेम लिखा हुआ होता है, दिस टेल्स द प्री प्रोसेसर टू टेक कॉन्टेंट्स फ्रॉम द फाइल which is IOStream in this case and include them where the directive is made। तो बुनियादी तौर पे कंपाइलर को यहाँ पे जब हैश इंक्लूड मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक फ़ाइल, यानी जो इस केस में IOStream है, उसको प्लेस किया जाएगा। अगर उसे प्लेस नहीं, अगर हम यहाँ पे IOStream को क्यों इंक्लूड करना चाहते हैं, इसलिए कि प्रोग्राम के अंदर पोटेंशली कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी डेफिनेशन IOStream के अंदर होगी। हमारे केस में जो सी आउट स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे थे, दैट सी आउट इज़ डिफाइंड इन IOStream। सो अगर हम IOStream को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो सी आउट हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, कंपाइलर इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेगा, प्रोसेस नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले हम ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए IOStream को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। सो IOStream इज़ अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल दैट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ सी आउट। ये जो std कॉलन के साथ लिखा हुआ है, दिस इज़ द नेम स्पेस। वी विल शॉर्टली टॉक अबाउट दिस के नेम स्पेस क्या होती है। एंड देयरफॉर enables its use because we instructed the preprocessor to include the definition of cout in line 2। so IOStream को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि cout की डेफिनेशन इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। अगर सी आउट की डेफिनेशन इंक्लूड नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि सी आउट को कंपाइलर रिकग्नाइज नहीं करेगा। दैट्स वाई वी इंक्लूड IOStream इन आवर प्रोग्राम। दिस इज़ अ सिस्टम बिल्ट इन लाइब्रेरी। IOStream सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद होती है, सी प्लस प्लस का हिस्सा है। इसके लिए हम इंक्लूड करने के लिए पर्टिकुलर सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम अपनी हेडर फाइल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम कोई अपनी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए इन स्टैंडर्ड सिंबल्स की बजाय डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। फिल वक्त हम सिंपल प्रोग्राम्स लिख रहे हैं जिसमें सी प्लस प्लस की बिल्ट इन लाइब्रेरीज ही को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फॉर दोज वी विल बी यूजिंग दीज सिंबल्स टू इंक्लूड दोज फाइल्स। Next we talk about the body of the program, which starts with main. The body of a C++ program always starts with function main, right? ये एक स्टैंडर्ड है, हमेशा C++ का प्रोग्राम मेन फंक्शन ही से स्टार्ट लेता है। फिर हम देखते हैं कि मेन से पहले हमने इंट पे लिखा था, द प्रीसीडिंग इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड इंडिकेट्स द रिटर्न वैल्यू टाइप ऑफ फंक्शन मेन। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं, हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि मेन फंक्शन कोई वैल्यू भी रिटर्न करेगा और उस वैल्यू को जो कि वो रिटर्न करेगा उसकी टाइप इंटीजर होगी, राइट। और यू रिमेंबर कि जो रिटर्न 0 स्टेटमेंट हमने लिखी हुई थी, दैट इज़ बेसिकली यूज टू रिटर्न द वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ द सी आउट। अब हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड कॉलन सी आउट, देन दिस इंसर्शन ऑपरेटर, हेलो वर्ल्ड एंड सो ऑन, ये लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है। सी आउट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसको सी आउट भी पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कंसोल आउट। सो दिस इज़ अ स्ट्रीम डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होती है वी विल शॉर्टली कवर। सो सी आउट एक स्ट्रीम है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि सी आउट एक कनेक्शन है जो कि आपके प्रोग्राम से डेटा को कम्युनिकेट करेगा
कंसोल तक या स्क्रीन तक. So this is a channel of communication between your program and the screen, which is the output device, right? So cout is a stream defined in the standard namespace, and we write it as std : cout because it is defined in the standard namespace, and we will talk about namespace very shortly. The next is the insertion operator. Insertion operator का मतलब ये होता है कि जो कुछ आगे लिखा हुआ है उसे हम cout स्ट्रीम के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको cout के ज़रिए, क्योंकि cout स्ट्रीम जो है वो फिर उस डेटा को कैरी करके कंसोल तक या आउटपुट तक ले जा सकती है. सो हेलो वर्ल्ड इज़ दैट डेटा that we want to put into the cout stream using the insertion operator, and then after putting this hello stream into the stream, which will be carried to the display for showing up there, हमने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम एक और चीज़ इस स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, दैट इज़ द एंड लाइन कैरेक्टर, राइट. एंड लाइन कैरेक्टर के ज़रिए हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि इसके बाद अगर कोई चीज़ लिखी जाएगी स्क्रीन के ऊपर तो वो इसी लाइन पे नहीं लिखी जाएगी बल्कि अगली लाइन के ऊपर लिखी जाएगी. सो दिस इज़ द स्ट्रीम, दिस इज़ द इंसर्शन ऑपरेटर, दिस इज़ द डेटा टू बी पुट इनटू द स्ट्रीम, दिस इज़ अगेन द इंसर्शन ऑपरेटर, एंड दिस इज़ अगेन द कैरेक्टर दैट वी नीड टू पुट इनटू द स्ट्रीम. And finally, functions generally return some value, and main is also a function. तो फंक्शंस आमतौर पे कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और मेन भी एक फंक्शन ही है. और जो आखिर में हमने स्टेटमेंट लिखी दैट इज़ रिटर्न 0, दिस इंडिकेट्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली. सो रिटर्न 0 का अमूमी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये होता है कि जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली अपना काम ख़त्म करके एग्जिट कर गया. -1 आम तौर पे किसी एरर को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. इनफैक्ट अगर हम यूँ कहें कि आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को क्रैश करते हुए अपने सिस्टम के अंदर देखा होगा तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम अगर क्रैश करता है तो वो एक बड़ा सा एरर कोड भी साथ देता है. सो जनरली जब आप बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं जिनके क्रैशिंग के सिनेरियोस बहुत डाइवर्स हो सकते हैं तो उसके अंदर एरर कोड्स का इस्तेमाल यूज़फुल हो सकता है. फिल वक्त रिटर्न 0 की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमें नज़र नहीं आएगी, बट एज वी मूव ऑन दिस रियली बिकम्स एप्रिशिएबल प्रैक्टिस. एक अहम नुक्ता यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है, जस्ट अ साइड नोट, दैट C++ इज़ केस सेंसिटिव. लिहाजा अगर आप इंट कैपिटल I से लिखेंगे इंस्टेड ऑफ स्मॉल i, यू विल रिसीव एन एरर. C++ उसे रिकग्नाइज नहीं करेगी. So we should be very wary of this fact कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर कैपिटल और स्मॉल में स्ट्रिक्ट तमीज़ की जाती है. नेक्स्ट इज़ नेम स्पेस. नेम स्पेस के बारे में अभी हमने लिखा था कि जो cout है ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस का हिस्सा है. तो एक नेम स्पेस क्या होती है? There can be multiple definitions of something. For example, cout, which one to use while compilation. cout एक स्ट्रीम है, उसका बिहेवियर्स IO स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है. ऐसा मुमकिन है कि जब हम एडवांस्ड प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो हमें लगे कि cout जिस तरीके से काम कर रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, हम उसकी फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करना चाहती हैं और cout की अपनी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं. तो अगर cout या किसी भी और फीचर की C++ में मल्टीपल डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती होंगी तो जब आप उस फीचर को इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर के लिए ये बात कंफ्यूजिंग होगी कि आप किस पर्टिकुलर वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं. आप इसको सादा लफ्ज़ों में यूँ भी समझ सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, राइट. सो सपोज स्ट्रीट A में भी X नेम्ड पर्सन रहता है और स्ट्रीट B में भी X नेम्ड पर्सन रहता है. सो व्हेन यू कॉल आउट X, there can be confusion whether you're calling this person from street A or street B. So namespaces इसी conflict को resolve करने के लिए introduce करवाई गई. Namespaces help in avoiding name conflicts. So जब एक चीज़ की एक से ज़्यादा definitions exist करेंगी तो namespace एक ऐसा artifact होगा जो कि इसको resolve करने के लिए हमारी मदद करेगा. So standard cout tells compiler to use the definition of cout available in the standard namespace. अब ये standard namespace है क्या? असल में ISO की जो standards कमेटी है उसने C++ के जिन फीचर्स को standardize कर दिया जिसमें functions भी हैं, streams भी हैं, मुख्तलिफ utilities भी हैं, तो ISO की standards कमेटी ने जिन चीज़ों को standardize कर दिया उन तमाम के तमाम फीचर्स को एक standard namespace का हिस्सा बना दिया गया. और जब C++ के इन standard फीचर्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको इसी तरीके से recognize करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि ये वर्जन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो वर्जन है जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है.
फिल वक्त इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट एज द कोड्स गेट कॉम्प्लेक्स, एज वी टेंड टू गो टूवर्ड्स द एडवांस प्रोग्रामिंग एंड एज वी टेंड टू राइट आवर ओन कस्टमाइज्ड फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज, द नेम स्पेसेस कैन बी रियली हेल्पफुल. इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अब यहाँ जो स्टैंडर्ड का लफ्ज़ हम बार बार जो हमें लिखना पड़ता है, उसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि हम शुरू में यूजिंग नेम स्पेस std एंड कॉलन सेमी कॉलन इसको अगर इंक्लूड कर दें, तो फिर हम जो फीचर्स भी लिखेंगे जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस का हिस्सा हैं, उनको हम std लिखे बगैर इस्तेमाल कर सकेंगे. सो एक आम नोशन ये होती है कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस है, इसे आम तौर पे जो ऊपर हम लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करते हैं, उन लाइब्रेरीज़ की इंक्लूजन के फ़ौरन बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है. सो दैट इज़ हाउ वी यूजुअली जनरली टेंड टू डू. नेक्स्ट इज़ कमेंट्स. अभी हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स भी थे. Comments which are written in human readable language are used by programmers to explain their code. Compiler ignores all comments while compilation. हम क्यों लिखते हैं comments? हम कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं. क्या हर कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट लिखना ज़रूरी होता है? आम तौर पे हर वो चीज़ जिसे हम नॉन ऑब्वियस समझें, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये बड़ी ऑब्वियस हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट वेरी ऑब्वियस. सो इट इज़ गुड टू पुट अ लिटिल एक्सप्लेनेशन नोट ऑन दैट, सो दैट बाद में अगर कोई और प्रोग्रामर उसे पढ़े तो उसे समझ आ सके कि यहाँ क्या करने की कोशिश की गई है. या इवन अगर हम भी कुछ पॉज के बाद उस कोड को देखें तो हमारे लिए भी मुश्किल हो सकता है कि हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे. सो दैट लिटिल साइड नोट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट चंक ऑफ कोड कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे. हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं. हम सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं यूजिंग दिस डबल स्लैश, और फिर मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस स्लैश स्टैटिक, और फिर उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट लिखिए और फिर इसको क्लोज भी करना पड़ेगा स्टैटिक स्लैश के साथ. स्टार्ट ये स्लैश स्टैटिक से हो रहा है और एंड ये स्टैटिक स्लैश यानी रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है. सो सिंगल लाइन कमेंट को हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स को हमें क्लोज भी करना पड़ता है. So as a little guide is that always use comments to explain the non-obvious parts of your program in an easy to understand for others style. And easy to understand for others also means that it is easy enough for you to understand as well, because it will be a little more that you will do for others to understand that. नेक्स्ट वी टॉक अ लिटिल अबाउट फंक्शंस. फंक्शंस के बारे में डिटेल में बात काफ़ी आगे जाके आएगी, लेकिन फ़िलहाल हम एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. फंक्शंस एक अमूमी इस्तिलाह है जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट मीन्स टू वर्क और ऑपरेट इन अ प्रॉपर और अ पर्टिकुलर वे. मैथमेटिकली हम फंक्शन से अक्सर हम में से बहुत से लोग अवेयर हैं कि फ़ंक्शंस आम तौर पे जैसे हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, तो हम कहते हैं एफ एक फ़ंक्शन है जो कि इनपुट एक्स के ऊपर ऑपरेट करता है और कुछ काम करके हमें किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट भी रिटर्न कर देता है. सो मिसाल के तौर पे अगर हम यूँ लिखें दैट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो और हम ये कहें कि इफ़ एफ इज़ स्क्वायर function and x is equal to 2, then what will be the value of y? So अगर f of x जो है वो x को square कर देता है, f is a function which squares the input that is given to it, तो फिर उस और अगर हम input की value 2 देंगे तो output की value क्या होगी? That will be the square of 2, which will be 4. So a function takes you generally हम यूँ कह सकते हैं कि function कोई input लेता है, उसके ऊपर कुछ processing करता है और हमें कुछ output दे सकता है. अब अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में मेन को देखें तो मेन भी एक फंक्शन है. मेन के लिए अगर हमें कोई इनपुट इस्तेमाल करनी है तो वो इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाएगी, और मेन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर चूँकि कुछ नहीं लिखा गया, लिहाजा हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की कोई इनपुट नहीं है. दिस फंक्शन इज़ नॉट टेकिंग एनी इनपुट, राइट. एंड सिमिलरली जो इसके शुरू में कोई डेटा टाइप लिखी गई है, दैट स्पेसिफाइज इट्स द टाइप ऑफ द आउटपुट इट विल रिटर्न. सो इस केस में ये फंक्शन प्रॉमिस कर रहा है कि ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और हमने देखा कि हम रिटर्न 0 कर रहे थे. सिग्निफिकेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे, बट लुकिंग एट दिस फंक्शन हम कह सकते हैं इसकी कोई इनपुट नहीं है बिकॉज द पैरेंथेसिस आर एम्प्टी, और ये कोई इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा. एंड दिस फंक्शन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑल C++ एप्लीकेशंस स्टार्ट विद दिस फंक्शन. इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वही कोड होगा जिसे हम एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता हुआ देख रहे होंगे. अब एक एग्जांपल देखते हैं हम फंक्शन की. फंक्शन हमने ये जो सिस्टम के अंदर फंक्शन है जिसे C++ की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ द फंक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज़ इंट मेन.
राइट। इस केस में हमने ये किया है कि हमने अपना एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, हमने ऊपर लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, राइट, एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन को डिफाइन करने में आप तीन चीज़ें बताएंगे। रिटर्न टाइप, तो हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, राइट, लाइक यू सी हियर। उसके बाद हमने लिखा इसका नाम, हमने फंक्शन का नाम रख लिया कंसोल प्रिंट, राइट। वी कैन चूज एनी नेम विच इज़ relatively relevant for the definition or the purpose of the function। so इस केस में हमने कहा कि फंक्शन का नाम है कंसोल प्रिंट, that will be probably printing something on the console, और इसकी इनपुट एम्प्टी है, राइट, इट इज़ नॉट टेकिंग एनी इनपुट, और उसके बाद एक सेमीकोलन प्लेस कर दिया। नाउ दिस इज वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन। वी हैव जस्ट सेड दैट वी आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन विच विल बी रिटर्निंग एन इंटीजर। द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी कंसोल प्रिंट, दिस इज द नेम दैट वी चूज एंड इट हैज़ नो इनपुट एंड सेमीकोलन, राइट। सो दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हम मेन में जाते हैं। मेन में हम अपना कोई भी कोड प्लेस कर सकते हैं और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में अगर आप देखें तो हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखी, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा कंसोल प्रिंट, राइट, एंड और चूंकि ये इनपुट नहीं ले रहा कोई, तो यहाँ भी कोई इनपुट नहीं है, और उसके बाद हमने सेमीकोलन प्लेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग द फंक्शन और इन्वोकिंग द फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन कंसोल प्रिंट इन मेन, दिस विल एग्जीक्यूट द फंक्शन कंसोल प्रिंट। तो जब आप यहाँ से इसे कॉल करेंगे तो कंपाइलर इसकी डेफिनेशन को ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहीं फिर डिफाइन भी किया गया होगा, यानी यहाँ तो सिर्फ इसको डिक्लेयर किया था, कहीं इस फंक्शन के अंदर होने वाला काम भी डिफाइन किया गया होगा, विच इज़ बेसिकली डिफाइंड हियर। सो यहाँ अगर आप देखें तो हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन को इंक्लूड किया है, डिफाइनिंग द फंक्शन कंसोल प्रिंट, दिस इज व्हाट इट डज वंस कॉल्ड। तो जब इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया जाएगा तो ये है वो काम जो इसे करना है। सो वी डिफाइन इट एज रिटर्न टाइप लिखी, नाम लिखा, देयर इज नो सेमीकोलन हियर नाउ, in fact there is a body of this function here, right। और यहाँ पे हम सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड फंक्शन, राइट, एंड देन एंड एल, एंड देन परफॉर्मिंग डिवीजन 10/5 is equal to 10/5, 10/5 करेंगे तो should print performing division 10/5 is equal to 2 and then end l, and then this will return 0। return 0 ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ प्रॉमिस किया हुआ है कि ये फंक्शन भी कोई इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। एक बात याद रखिए कि अगर आप कोड को कहीं से कॉपी करके कंपाइलर के लिए पेस्ट करते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि आपके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनकी जो एनकोडिंग है वो उससे मैच ना करती है और वो आपके लिए एरर्स जनरेट करे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये डबल कोट और ये डबल कोट डिफरेंट है, जबकि ये डबल कोट और ये डबल कोट सिमिलर है। तो यहाँ एनकोडिंग के फ़र्क की वजह से अगर आप कोड को डायरेक्टली उसमें पेस्ट कर देंगे कंपाइलर विंडो में तो आपको हो सकता है कि ये कोड ईज़िली एग्जीक्यूट ना हो पाए और उसमें मल्टीपल एरर्स आपको आए। सो कॉपिंग इज़ समथिंग दैट यू शुड डू वेरी केयरफुली, कैरेक्टर्स का आपको उसमें ख्याल रखना होगा। फॉर द मोमेंट हम ऐसा करते हैं कि इस कोड को we go to this window here। so this is where we have pasted this program, iostream namespace, that declaration of the function, calling the function, right, and then we are just doing this little thing। हम यहाँ थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं कि so इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। This has executed very well, right। so हुआ क्या, यहाँ तो थी फंक्शन की डेफिनेशन, मेन में आए तो इस फंक्शन को कॉल कर लिया गया, कॉल कर लिया गया तो हम इस फंक्शन के अंदर चले गए। यहाँ पहली लाइन ये प्रिंट हुई हेलो वर्ल्ड फंक्शन, सो वी सी दैट हियर हेलो वर्ल्ड फंक्शन एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और चूंकि उसके बाद एंड एल है तो इसके बाद हम नई लाइन पे आ गए, राइट। अगर ये एंड एल ना होता तो ये अगली लाइन भी इसके आगे ही प्रिंट हो जाती। सो उसके बाद क्या है, परफॉर्मिंग डिवीजन 10/5 इक्वल। सो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिटरल है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। परफॉर्मिंग डिवीजन 10/5 इक्वल, यहाँ तक तो स्ट्रिंग लिटरल एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए हमने दोबारा लिखा 10/5 यानी 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ इसका आंसर विच इज़ 2 दैट इज़ डिस्प्लेड, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, अगर हम मिसाल के तौर पे इसको
इसी स्टेटमेंट का, सॉरी हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लोज़ करते हैं स्टेटमेंट को और इसको सी आउट अलग रहने देते हैं. सो लेट्स जस्ट सी इफ़ इट डज दैट फॉर अस. सो यू सी इस केस में चूँकि हमने यहाँ एंड लाइन प्लेस नहीं किया, सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट को क्लोज़ कर दिया, तो अगली सी आउट की जो रिज़ल्ट है वो जहाँ ये पिछली सी आउट का रिज़ल्ट ख़त्म हुआ था वहीं से आगे शुरू हो गया. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी प्लेस एन एंड लाइन कैरेक्टर so that the formatting remains good. This is a kind of feature that you could do कि मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि सी आउट को ऑटोमेटिकली एंड लाइन कैरेक्टर प्लेस कर देना चाहिए. दिस कुड encourage you to write your own सी आउट for whatever matter, right? So I hope you got this concept. Okay जी. Since the value returned by console print is not used, we may declare it as void console print. अब यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू हम कंसोल प्रिंट से रिटर्न की है हमने, वी हैवंट यूज दिस वैल्यू रियली, इट हैज़ नॉट रियली मेड एनी सेंस फॉर अस. सो वी कैन जस्ट केयरफुली लुक एट दिस कि अगर हमें वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है और अगर हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बजाय इसके कि ये कहें कि ये इंट रिटर्न करेगा, वी कैन से दैट दिस विल रिटर्न नथिंग. सो we have made that a void function. Void means nothing, it will return nothing, right? And since we have said it will return nothing, we do not need to include the return statement here as well. So in this case you see that this piece of code still executes very well the same way as it did before. The only difference is that since we were witnessing that इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने का हमें कोई ख़ास पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा, हम उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, तो हम void डिक्लेयर कर सकते हैं इस फंक्शन को, void console print, and instead of returning anything we can simply close the bracket and complete the function. Okay, next we talk a bit about input and output. आउटपुट का इस्तेमाल तो अभी हम ऑलरेडी कर रहे हैं. वी हैव जस्ट प्रिंटेड समथिंग ऑन दी screen already, right? So generally to interact with the applications that we make in C++, we need to print something as well, we need to give some output as well, and we may also need to give some input as well. So here writing text using keyboard is generally regarded as input and displaying it on screen is generally regarded as output. So हम इन दो एस्पेक्ट्स को फोकस करेंगे फिल वक्त कि हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए इनपुट कैसे दे सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ नंबर्स को, अपनी इनपुट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट? आउटपुट के लिए हम ऑलरेडी इस कंस्ट्रक्ट को इस्तेमाल कर चुके हैं विच इज़ सी आउट, राइट? तो हम लिखते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और समथिंग दैट वी वांट टू गिव टू द स्ट्रीम सो दैट द स्ट्रीम कैन टेक इट टू द कंसोल एंड प्रिंट इट देयर, राइट? So we know that this is the output stream. C out is our, we read it as C out or console out. This is our output stream. This is the insertion operator, and this is the data that is to be put into the stream, that is to be made part of the stream so that it can be carried through that stream to the other destination, other end of the destination, which is the screen. For input, on the other hand, again, as against C out, we have C in. We read it as C in or console in, right? This is also part of the standard namespace, right? इसको हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने के लिए. इनपुट लेने का मतलब ये है कि जब हम सी इन की किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो हम उसके आगे किसी वेरिएबल को स्पेसिफाई करेंगे जिसके अंदर हम कीबोर्ड से रीड किया हुआ डेटा प्लेस कर सकते हैं. सो जब भी कोई सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पे कर्सर आपके लिए ब्लिंक करेगा. इट विल बी वेटिंग फॉर यू टू इनपुट समथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, और जो भी आप आगे वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे आपकी इनपुट उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी जाएगी. सो दिस कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड सी इन. This is called the extraction operator, and then the name of the variable. So this is the input stream, this is the extraction operator, this one, sorry, and this is the variable where the data will be stored, right? So expect something to be typed from keyboard and displayed on screen. So जो चीज़ आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होगी और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर दी जाएगी,
राइट और जैसे सी आउट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए आउटपुट कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद होती है कि हम एक ही सी इन स्टेटमेंट के ज़रिए मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर डेटा को रीड कर सकें, लाइक दिस, राइट, एंड वी कैन गो इवन बियॉन्ड टू एज वेल, हम इससे आगे भी जा सकते हैं। वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एज वेल नाउ, राइट। सो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो हमने आयोस्ट्रीम को इंक्लूड किया है और एक नई लाइब्रेरी हमने उसके साथ इंक्लूड कर ली है, विच इज़ द स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी, राइट। स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी हमने क्यों इंक्लूड किया ये अभी हम आगे जाके देखेंगे, स्ट्रिंग लाइब्रेरी का इस्तेमाल। और दोनों लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करने के बाद हमने ये स्टेटमेंट लिख दी यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि हमें सी इन और सी आउट या एंडल के साथ बार बार std कॉलन डबल कॉलन के साथ ना लिखना पड़े, राइट। Then we start our main function and here we have declared, so this is just that, okay, here we have declared a variable, right। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसकी टाइप रखी हमने इंटीजर और इस वेरिएबल का नाम अगेन वी विल चूज द नेम ऑफ द वेरिएबल, वी हैव गिवन इट द नेम इनपुट एज, राइट। So we have declared a variable of type integer that this will take an integer value in it और इसका नाम हमने रख दिया है input age और सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिया स्टेटमेंट को। फिर हमने एक प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट किया स्क्रीन पे, सी आउट एंटर योर एज इन ईयर्स, अपनी उम्र सालों में एंटर करें। सो वी एक्सपेक्ट कि हम पूरा कोई होल नंबर एंटर करेंगे लाइक 20 30 40 वट एवर, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट मैसेज। अब प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट किया तो इसके बाद हम चाहेंगे कि यूज़र कोई वैल्यू इनपुट करे, तो हम फिर सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, आगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं और फिर आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं इनपुट एज। इसका मतलब क्या है कि अब यूज़र जो है वो कीबोर्ड से कोई नंबर एंटर करेगा और वो नंबर स्क्रीन पे भी नज़र आएगा और उसके साथ साथ इस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द सी इन स्टेटमेंट विल डू। सो प्रिंटिंग अ प्रॉम्प्ट मैसेज ऑन कंसोल थ्रू दिस एंड देन एक्सपेक्टिंग अ नंबर टू बी एंटर्ड फ्रॉम कीबोर्ड एंड टू बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल इनपुट एज। अच्छा, उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे, हम एक और प्रॉम्प्ट जो है वो प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, वी से दैट एंटर योर नेम, कि अपना नाम भी एंटर कीजिए। नेम एंटर करने के लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनपुट नेम। हम जानते हैं कि नेम जो है वो उसमें कैरेक्टर्स होंगे, उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, सो दैट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर टाइप। सो उसके लिए हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ द स्ट्रिंग टाइप, एंड फॉर दैट मैटर वी हैव एक्चुअली इंक्लूडेड दिस लाइब्रेरी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर एक डेटा टाइप डिफाइंड है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग जो है उसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हैं। सो हमने एक वेरिएबल लिया इनपुट नेम के नाम से, हमने वेरिएबल का नाम रख लिया इनपुट नेम और उसकी टाइप रख ली स्ट्रिंग, और फिर सी इन के ज़रिए हमने इनपुट नेम के अंदर कोई वैल्यू एंटर कर ली, राइट। और फाइनली हमने क्या किया, we finally print this message that input name, that means the name that we entered from the keyboard, suppose हम अतीक enter करते हैं तो it will print अतीक is input age whatever, for example 40 years old. So this is what it should print. So let's just demonstrate this piece of code as well in the window here. So you see हम पहले इसको execute करके देख लेते हैं। So enter your age in years. Suppose I'm 39, so I press that. Now it is expecting name from me, so I enter Atik, and now it prints Atik is 39 years old. So we again witness this code how it works. We have included IOStream and string. We have included this statement as using namespace std, because we know if we write it here we will not have to repeat this std keyword again and again for c and c out and l or whatever, right। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इनपुट एज, ताकि उसमें हम अपनी एज को इनपुट कर सकें। कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट किया कि अपनी उम्र एंटर कीजिए, और फिर सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके इंतज़ार करने लगे। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें तो यहाँ हम अब इस स्टेटमेंट पे इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम क्यों रुक गया, क्योंकि जब तक यूज़र कीबोर्ड से कुछ एंटर नहीं करेगा प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। तो यूज़र यहाँ जो भी एंटर करेगा वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा और इस वेरिएबल इनपुट एज के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। सो इन दिस केस
I have entered 39, so that is being displayed on the screen, as well as now when I press enter it will be stored in the input age variable as well, right? उसके बाद आगे गए तो इसने ये मैसेज प्रिंट किया एंटर योर नेम, और फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद अब ये इंतज़ार कर रहा है कि कीबोर्ड से यूज़र कुछ एंटर करेगा। सो जैसे ही हम कोई चीज़ एंटर करेंगे उसको कीबोर्ड से जो एंटर करेंगे वो डिस्प्ले पे शो भी होगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर दिया जाएगा, राइट? सो आई एंटर अतीक अगेन, एंड अब हमें यहाँ पे इनपुट नेम जिसमें हमने अतीक एंटर किया था, अतीक इज़ input age which is 39 years old, right? One little tweak that I would like to share with you is कि यहाँ अगर मैं एज ही एंटर करूँ और अपना पूरा नाम एंटर करूँ which is Muhammad Atiq, right? So now if you see it has printed Muhammad is 39 years old, not Muhammad Atiq, right? Before explaining this मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, again 39, now I write M-A-T-E-E-Q, right, and it says M is 39 years old. So what it does is CIN का जो एक behavior है वो ये है कि जब आप कीबोर्ड से कोई चीज़ एंटर कर रहे होते हैं तो वो स्पेस के बाद की चीज़ को अब इग्नोर कर देता है, राइट? सो जैसे ही आप सी इन स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट करते हुए स्पेस एंटर करते हैं तो उसके बाद वाली इनपुट को वो इग्नोर कर देता है। सो जब मैंने मोहम्मद अतीक लिखा तो उसने मोहम्मद को इनपुट नेम में स्टोर कर दिया, और जब मैंने M स्पेस अतीक लिखा तो उसने सिर्फ M को इंक्लूड किया, राइट? यू कैन से कि अगर हमें स्पेस को इंक्लूड करते हुए किसी चीज़ को एंटर करना है, सी इन विल नॉट वर्क फॉर दिस। हमारे पास उसके लिए कुछ और फंक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ और फीचर्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, बट दिस इज़ समथिंग दैट विल हैपन विद सी इन। सी इन कैन नॉट टेक इनपुट विद स्पेसेस इंक्लूडेड। So then there are a few questions to the end of this lesson. What does hash include do? What is the difference between a single line and multi-line comment? When do you need to program command line arguments? Command line arguments क्या होते हैं? What is the problem in declaring int main with capital I? Obviously you know that already. Can comments be longer than one line? So these are little things that you'll explore, and then there is a bit of exercise for you to do. I hope you will do that and enjoy. Good luck.